हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है कि आप कैसे 2020 के जून वाला एग्जाम जो है CSIR का, उसको क्रैक करने के लिए आप कैसे प्लानिंग करें। आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप CSIR JRF का जो एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक कर सके विदिन 6 मंथ। डियर फ्रेंड्स, मैं पटना में ऑफलाइन सेंटर चलाता हूँ। यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा सेंटर है बाजार समिति पटना में। डियर फ्रेंड्स, मेरा IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद और IIT BHU तीनों में सिलेक्शन हो गया था। मैंने फिर भी उसे क्विट किया डबल टाइम JRF प्लस गेट होने के बावजूद, क्योंकि मेरा टारगेट था पढ़ाना। ओके, मैं चाहता था कि पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकूँ। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं वीकेंड क्लासेस के थ्रू ऐसे लोगों को क्लास दे पाता हूँ जो पूरे वीक क्लास नहीं कर पाते। ठीक है, वीकेंड पे शनिवार और रविवार को मेरी 6-6 घंटे क्लासेस चलती है, दो बैच अलग अलग हैं। तो जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोगों को पढ़ाता हूँ जो बाहर से आते हैं। ठीक है, मतलब पूरे वीक वो अपने काम करते हैं और सैटरडे संडे वो मेरे पास क्लास करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हें एक नाइट होल्ड करना पड़ता है सैटरडे को, और उसके बाद वो सैटरडे संडे क्लास करके वापस घर चले जाते हैं। तो आप भी अगर इस इलाके के आसपास हैं, ठीक है, जहाँ से आप पटना पहुँच सकते हैं एक रात में, तो आप आइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इस बात की गारंटी है कि मैं आपकी हेल्प करके आपको पूरा JRF निकलवा के मैं आपको दूंगा। आपके सारे नोट्स, असाइनमेंट, डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरा टाइम फ्री हो आप या ऑफलाइन क्लासेस कर पाओ। हो सकता है कि आप पढ़ा रहे हो, हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरे वीक आप क्लास कर सको। इसलिए आप कहीं भी रहते हो, बिहार, यूपी, झारखंड आसपास, आप आओ मेरे पास, मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस दूंगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दिया हुआ ही है, आप देख सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको ऐसे करवा के भी, मैंने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट दिए हैं, मैं आपका भी रिजल्ट निकाल के दूंगा। आप इसके लिए मुझे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है कि जब हम टारगेट लेके चलते हैं 1 ईयर का, या टारगेट लेके चलते हैं हम अगर 6 मंथ का, तो हमारी प्लानिंग भी उसी हिसाब से क्या कर जाती है, वेरी कर जाती है। तो पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपको जून 2020 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आप किस तरह से आप उसको क्रैक कीजिए, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि आपका बिल्कुल वो जो अटैम्प्ट हो वो सक्सेसफुल हो। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक 3 बार दिया है। 3 बार में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर मेरा लगातार मेरा JRF हुआ है। फिर मैं नेट का एग्जाम देता हूँ, फिर मैं नेट क्वालिफाई करता हूँ। ठीक है, डबल टाइम मैंने JRF किया है, फिर मैंने नेट किया है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत इसका मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कैसे आपकी तैयारी हो जिससे आपको नेट JRF आसानी से हो सके। ठीक है, सबसे पहली बात, लोग गलती कहाँ करते हैं, देखिए पॉइंट समझिए। सबसे पहली मिस्टेक कहाँ करते हैं लोग, कि लोगों की कॉपी कहीं होती है, असाइनमेंट कहीं होते हैं, ठीक है, और उनके जो होते हैं आंसर कहीं और बनाए होते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, कि आपकी कॉपी कहीं और है, असाइनमेंट कहीं और है और आंसर कहीं और है। ये गलती प्लीज़ मत कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कॉपी जो यूज़ करनी है, आप इस टाइप की कॉपी यूज़ कीजिए। देखिए हमेशा आप इस टाइप की कॉपी यूज़ कीजिए ना, ये आप इस टाइप की कॉपी में लिखा कीजिए। ये देखिए इस टाइप की जो कॉपी होती है जिसमें कि ये स्पाइरल होता है। स्पाइरल का फ़ायदा ये होता है कि आप इस कॉपी को कभी भी छोटा कभी भी बड़ा कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर सकते हैं। और हमेशा सेम नंबर की होल वाली कॉपी खरीदिए। ठीक है, कभी भी नॉर्मल कॉपी मत खरीदिए। जब भी कॉपी खरीदिए उसको होल काउंट कर लीजिए, और जब भी कॉपी खरीदिए बाद में तो उसी नंबर के काउंट वाले होल की कॉपी खरीदिए। अब जैसे ये कॉपी है आपका, इस कॉपी में पूरा नोट्स है। ठीक है, आपने इसमें पूरा नोट्स रखा। अब आपको जो असाइनमेंट मिले हैं उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन किसी और में नहीं करना है, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन इसी कॉपी के लास्ट में करना है। और उसके बाद इस असाइनमेंट को भी क्या कीजिए, पंच कर दीजिए सेम नंबर से, आपको फोटोकॉपी दुकान में हो जाएगी, और पंच करके वापस से आप इसी कॉपी के पीछे में लगा दीजिए। यानी कि ये आपकी एक तरह की फाइल हो गई। सपोज दैट अगर मेरे पास ये बायो इनऑर्गेनिक की फाइल है, तो बायो इनऑर्गेनिक में ये बायो इनऑर्गेनिक का नोट्स रहा, ये बायो इनऑर्गेनिक का आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, फिर आपको उसमें जो भी डाउट हो रहा है जो भी है, और इसके साथ साथ क्या लगा दीजिए, ये असाइनमेंट को उसमें पंच कर दीजिए। यानी कि अगर आपको जब भी बायो इनऑर्गेनिक की याद आएगी, इसको आप एक बार उठाओगे और सारे क्वेश्चन को यूँ एक झटके में देख लोगे, और आपको पूरा बायो इनऑर्गेनिक आपका क्लियर हो जाएगा। बायो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनोमेट्रिक हो, स्पेक्ट्रो हो, जो भी हो, आपको पार्ट बाय पार्ट इस तरह की कॉपीज़ बनानी है। साथ में इन तीनों को पंच करके नोट्स, सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन, इन तीनों को एक साथ रखना है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम अपने असाइनमेंट को करेक्ट करते हैं। देखिए आप अपने असाइनमेंट को करेक्ट मत कीजिए। जैसे लोग क्या करते हैं, गलती के असाइनमेंट पे क्या करते हैं, ये फलाना आंसर सही है, मारो, ये आंसर सही है, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है लोगों की, जिसके कारण कि उनका ये असाइनमेंट बर्बाद हो जाता है। चाहे इस टाइप का असाइनमेंट हो या इस टाइप के असाइनमेंट हो। देखिए कोई भी असाइनमेंट होता है, लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, ये कैरियर एंडेवर की असाइनमेंट है। आप कोई भी असाइनमेंट, लोग क्या करते हैं इसमें टिक लगा देते हैं। मैंने ये सारे बना रखे हैं लेकिन टिक किसी में नहीं लगाया है।
इसीलिए जब भी मैं चाहता हूँ इसको प्रैक्टिस करना, मैं इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों की मिस्टेक क्या होती है कि लोग इसमें क्या करते हैं ना, शुरू वाले क्वेश्चन में ही उसको करेक्ट कर देते हैं। ये देखिए लोग यहाँ गलती करते इस तरह से। मैंने भी कुछ किया था, वो आपको दिखाने के लिए मैंने रखा। देखिए मैंने आंसर लगा दिया टिक। अब जब आंसर पे टिक लगा दिया है भाई, तो फिर ये तो मेरा बेकार हो गया ना, दोबारा तो काम में नहीं आना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कॉपी, असाइनमेंट और आंसर शीट तीनों को एक साथ रखिए। दूसरी बात है कि डोंट टिक आउट योर असाइनमेंट या डीपीपी जो भी है आपके पास, कि आपको असाइनमेंट डीपीपी को टिक नहीं लगानी है। पॉइंट नंबर 3, हम सबकी गलती होती है कि हम बुक जब पढ़ते हैं ना, तो बुक को पूरा पढ़ने लगते हैं। ठीक है, बुक हो या नोट्स हो, उसको पढ़ के हम लोग छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि ये बुक है मेरे पास, इस बुक को मैंने जहाँ भी पढ़ा, मान लीजिए इस बुक से मैंने कुछ टॉपिक किए हैं, ये देखिए इस पर हाईलाइटर जरूर यूज़ कीजिए। देखिए अगर इस बुक पे मैंने हाईलाइटर यूज़ किया है तो जो देखिए बुक में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इतनी चीज़ों को तो हम एक जगह कलेक्ट नहीं रख सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बुक को पढ़ने टाइम में, इस पर ये हाईलाइटर जरूर यूज़ कीजिए। लोगों को लगता है भाई हाईलाइटर तो हम जूनियर क्लासेस में यूज़ करते थे, यहाँ क्यों करेंगे। देखिए आपको जो भी पॉइंट है, ये सारे जो हाईलाइट किए हुए ना, ये मुझे ऑलमोस्ट याद है। ठीक है, और आप अगर हाईलाइट करोगे तो आपको भी वो चीज़ें क्या हो जाएगी, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगी। इसलिए सबसे जो थर्ड पॉइंट है हमारा, कि अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चौथा पॉइंट ये समझिए कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपके पास हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना जिसका शॉर्ट नोट्स नहीं हो। आपके पास हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स हो। जैसे ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये पूरा जो है, ये पूरा बायोइनऑर्गेनिक का टॉपिक है। ठीक है, ये इसमें और भी है शब्द, इसमें सिर्फ बायोइनऑर्गेनिक है। बायोइनऑर्गेनिक लगभग मेरी 2 कॉपी में आई है। इतनी मोटी मोटी 500 पेज की एक कॉपी है और 300 पेज की एक कॉपी, 800 पन्नों में मेरी बायोइनऑर्गेनिक आई है। लेकिन वो पूरी बायोइनऑर्गेनिक मैंने इस पर नोट कर रखा है। ये इस पर मेरी पूरी बायोइनऑर्गेनिक है। मैं जब भी कोई एग्जाम देने जाता हूँ, इसको मैं एक बार उठा के पढ़ता हूँ, और मेरी पूरी बायोइनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, पूरी OMC मेरे 800 पेजेज में है। ठीक है, लेकिन पूरी OMC को मैंने इस लगभग कितने 10 या 12 पेजेज में मैंने पूरी OMC को यहाँ पर नोट कर लिया है। अब जब भी मुझे पढ़ना होता है, जब भी मुझे कोई एंट्रेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, जहाँ भी जाता हूँ मैं, बस एक बार मैं इसको अच्छे से देख के पढ़ लेता हूँ और मेरी पूरी ऑर्गेनोमेट्रिक एक बार में क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करें, आपको बात कीजिए ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक में पढ़ते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप ऑर्गेनिक में क्या कीजिए, रिएजेंट का एक स्पेशल शॉर्ट नोट्स बनाइए, नेम रिएक्शन का एक स्पेशल शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, रिएजेंट का और नेम रिएक्शन का इसका स्पेशल शॉर्ट नोट्स बनाइए आपको। ठीक है, इसके हो सकते हैं कि ये एक दोनों मिला के कॉपी के साइज़ की आ जाए, और कॉपी के साइज़ की आएगी इसका मतलब बहुत सुपर है, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर एक पतली कॉपी के साइज़ की आती है, आप उसको रेगुलरली पढ़िए। ऑर्गेनोमेट्रिक के अलावा ये जो टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, रिएजेंट प्लस नेम रिएक्शन। असल में यही तो है आपका ऑर्गेनिक की जो जान होती है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट के यूजेज याद रहेंगे, तभी तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। हो सकता है कि आपको आंसर नहीं आता हो, लेकिन अगर आपको इनको यूटिलाइज करना आता है, इनके टर्म्स याद है कि ये यूजेज क्या होते हैं, तो आप उसके बिहाफ पे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिएजेंट और नेम रिएक्शन का तो स्पेशल कॉपी बनाना है। ओके, 6 पॉइंट ये करो कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को पेज पे नोट करके अच्छे से अपने दीवार पे चिपका लो, जहाँ आप रूम पे रहते हो। ठीक है, ऐसे तो मैं फ्लैट में रहता हूँ तो फ्लैट में ऐसा नहीं चिपका सकता, लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में जब मैं रहता था, जब मेरे पास मेरा रूम था, ठीक है, जिया सराय दिल्ली में, इसके अलावा जहाँ भी मैं रहा, तो मैंने रूम में क्या किया था, बिल्कुल 1 बाय 1 उसको चिपका लिया था अच्छी तरह से। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बिल्कुल सुबह बैठो और एक बार इसको देख लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको टॉपिक बिल्कुल करेक्टेड होंगे। ठीक है, आपको इससे क्या होगा कि जब भी आप सुबह सुबह एक बार देखोगे, तो आपको बिल्कुल बैठे बैठे भी आपको क्या हो जाएंगे, आपके टॉपिक्स फ्रेश हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको पोस्टर बना के दीवार पे चिपका दिया करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखिए, जैसे हम सब में क्या होता है ना, हम सब के पढ़ने का एक टाइमिंग फिक्स होता है। जैसे हमारे खाने की आदत होती है, हम जैसे खाना खाते हैं, तो अगर हम दिन में 11 बजे खाने की आदत है हमारी, तो अगले दिन 11 बजे तक फिर भूख लग जाएगी हमें। फिर 11 बजे के बाद 1 बजे फिर भूख नहीं लगती है, और ना ही 11 बजे से पहले 9-10 बजे भूख लगती है। तो इसलिए सबका एक टाइम शेड्यूल करो। ठीक है,
जैसे देखो हम सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो क्या कभी हम सोचते हैं कि हाँ भाई हाथ चलो जब ब्रश उठाओ, चलो मुंह में डालो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं ना, हम तो बस वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली ब्रश उठाता है, फिर हम ब्रश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टडी भी इसी टाइप से है कि हमारा दिमाग अगर उस चीज़ के लिए एडजस्ट होता है कि हाँ भाई हमें इस टाइम पे यही पढ़ना है, तो मतलब फिर वही करना है। तो आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लो कि फलाने टाइम पे आपको डेली कम से कम 1 महीने का शेड्यूल बनाओ कि इस टाइम पे डेली आपको फलाना टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ना, तो ऑर्गेनोमेट्रिक के लिए अगर आपने सुबह का टाइम फिक्स कर रखा है 4 घंटे का, तो उस टाइम में सिर्फ ऑर्गेनोमेट्रिक पढ़ो, या इनऑर्गेनिक का टाइम फिक्स कर रखा है तो उस टाइम में सिर्फ इनऑर्गेनिक पढ़ना है। अगर आपने ऑर्गेनिक का टाइम दिन के 12 बजे बाद फिक्स कर रखा है, तो दिन के 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक आप ऑर्गेनिक ही पढ़ो। फिजिकल का जो काम है वो हमेशा रात को किया करो, क्योंकि फिजिकल जो है, फिजिकल मैथमेटिक्स का पार्ट होती है, रात को नींद आती है। ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक को समझना पड़ता है, रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, इसलिए आप उसको दिन में मत पढ़ो, ठीक है, सॉरी रात में मत पढ़ो। ऑर्गेनिक को कब पढ़ लो? दिन में पढ़ लो। और रात का टाइम सिक्योर रखो, किसके लिए? फिजिकल के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि आप सबसे पहले तो आप डिसाइड करो। देखिए होता क्या है कि JRF नेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, इतने मार्क्स का पेपर आपको देने की ज़रूरत होती नहीं है, 200 मार्क्स का पेपर हम देते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको जो एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप एग्ज़ाम अगर देना है तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी 2 पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ऑर्गेनिक मैं आपकी कमांड करवा दूंगा, ठीक है। किसी तरह से ऑर्गेनिक स्टार्ट है तो 2020 के लिए, 2020 जून के लिए मैं आपको ऑर्गेनिक पूरी तरह से मैं आपको अच्छे से कमांड करवा दूंगा। अब बच गए इनऑर्गेनिक और बच गए फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक भी मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ। फिजिकल मैं 2020 की बात कर रहा हूँ कि 2020 के जून तक की बात कर रहा हूँ कि 2020 के जून तक मैं आपको ऑर्गेनिक पूरी अच्छी तरह से मैं करवा दूंगा, पूरी ऑर्गेनिक में करवा दूंगा। आप अगर मेरे पे भरोसा करते हो तो आप यहाँ से इनऑर्गेनिक और फिजिकल आप लेके चलो, इनऑर्गेनिक भी आप मैं करवा दूंगा। फिजिकल जो है फिलहाल आप करो, मैं फिजिकल अभी शायद अभी ना कर पाऊँ इतनी जल्दी, क्योंकि मेरा चैनल स्टार्ट हुए अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं पूरी तरह से कर दूंगा, आप फिजिकल पे फोकस करो। और ऑर्गेनिक की मेरी डेली लेक्चर आप देख लिया करो। ऑर्गेनिक के लेक्चर से मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस क्वेश्चन को बनने में 10 मिनट लगना, 12 मिनट लगना, उस क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड में बना के खत्म कर देता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें 6, 7, 8, 10 स्टेप थे, वैसे क्वेश्चन में एक झटके में उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करके मेरी ऑर्गेनिक की वीडियो सारी देख सकते हो। इनके अलावा मैंने इनऑर्गेनिक में बाय इनऑर्गेनिक की वीडियो डाली है, ऑर्गेनिक के साथ साथ मैं ऑर्गेनोमेट्रिक की वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो चूंकि मेरा चैनल अभी न्यू है इसलिए अभी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, 50-60 वीडियो ही है मेरे चैनल पर। आप उसको चाहो तो देखो, आपको पक्का गारंटी है कि आपको एक एक बात समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इस पर इतना रिसर्च करा है। एक एक वीडियो बनाने के लिए 7, 8, 10 घंटे मुझे लगते हैं, उसको वीडियो पर पूरा काम करना पड़ता है, उसकी स्ट्रैटेजी सेट करनी होती है कि किस तरह से 3 घंटे के वीडियो को मैं आधे घंटे या 1 घंटे में मैं खत्म कर दूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे जरूरी चीज़ है कि आपको यहाँ पर 3 में से कोई 2 टॉपिक डिसाइड करना है कि किन 2 टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से किसी 2 को स्ट्रॉन्ग करो और एक आपका ऑन एवरेज भी रहे तो उसको कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत अच्छा करो, बहुत ज़रूरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़िए, स्पेक्ट्रोस्कोपी को कमांड कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनोमेट्रिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगा आपको, जो OM आपको ये है बायोनऑर्गेनिक में तो खैर नहीं होता, कोऑर्डिनेशन में आपको और आपको स्पेक्ट्रो का पूरा यूज़ हो जाता है, जिसके कारण कि इसके क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ लो तो बाकी के OMC और कोऑर्डिनेशन मिला के 40-45 मार्क्स आते हैं। आपको पता है, अगर आपकी ऑर्गेनोमेट्रिक और OMC से मिला के 45 मार्क्स के आसपास आता है या उससे ज़्यादा ही आता है, बस आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी आनी चाहिए। तो आप ये सोच के चलो कि अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से और ऑर्गेनोमेट्रिक के साथ साथ अगर आपको OMC प्लस कोऑर्डिनेशन मिला के आपको 45 मार्क्स आते हैं, और इससे ज़्यादा के मार्क्स क्या आते हैं, आप 45 मार्क्स यहाँ से उठा लेते हो। और चूंकि आपकी स्पेक्ट्रो ठीक है तो स्पेक्ट्रो से आपको कितने 12 मार्क्स के आसपास, 10 से 12 मार्क्स आप और उठा लोगे, तो 45 + 10 55 तो यहीं से हो गए। बच गए कौन, रिएजेंट और नेम रिएक्शन। ये दोनों अगर स्ट्रांग हो तो यहाँ से भी 40 मार्क्स से प्लस का क्वेश्चन आता है, 40-45 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो अगर ये 3-4 टॉपिक पे अगर आपको कमांड हो तो फिर तो वैसे ही JRF नेट हो जाना है, आपका नेट तो वैसे ही हो जाना है। और जब ये स्ट्रांग रहेगा तो भाई इसमें आपको एरोमेटिसिटी का टॉपिक है, उसके अलावा आपको पेरीसाइक्लिक का टॉपिक है। पेरीसाइक्लिक तो बहुत ईजी है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक मिला के ही लगभग 250-300 के आसपास के क्वेश्चन आते हैं मार्क्स के,
ठीक है। 250 मार्क्स के क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाते इन दोनों को मिला के। तो आप अगर ढंग से कमांड करो तो 110 115 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती यहाँ पर। तो आप किसी 2 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। जैसे अगर मेरी बात करोगे तो मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग किया था। फिजिकल को मैंने उतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया, फिजिकल को मैंने थोड़ा सा साइड बैक में रखा। क्वांटम वगैरह को ठीक किया, क्वांटम ठीक किया, उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स थी, उसके बाद और भी जो पार्ट्स थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब को मैंने काम किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे दिया। लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक बेवफा होती है, ऑर्गेनिक छोड़ देगी भाई, बीच रास्ते में आप उसको बनाओगे, बना के गलती हो जाती। सही बात आप ये है कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन की गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैंने जो ट्रिक डेवलप किया है ताकि ऑर्गेनिक को बड़े से बड़ा क्वेश्चन को बिल्कुल यूं चुटकियों में तोड़ देने का, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे गुरुजी लोगों की उनका आशीर्वाद है कि मैं ऐसा कर पाता हूँ। आपको बिलीव नहीं तो आप जाके देखें। मैं इसलिए नहीं बोलता कि मेरा चैनल चलेगा, बल्कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप देखिए जो मैं कर रहा हूँ उसको आप देखिए कि भाई ऑर्गेनिक को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से ऑर्गेनिक के बड़े से बड़े क्वेश्चन को यूँ झटके में एक चुटकियों में बजा के सॉल्व कर दिया जाता है। तो आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियो देखा करो ऑर्गेनिक की। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक के मेरी लगभग 15 से आपको लगभग 20 नहीं, लगभग टोटल 30 के आसपास मेरी वीडियोज आई है, जिसमें कि नेम रिएक्शन प्लस रिएजेंट मिला के लगभग 20 के आसपास है। आप मेरी वीडियोस देखो, आपको मैं लिख के देता हूं कि आपको 150 प्लस क्वेश्चन जो थे 150 के आसपास क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन टी4 के, बार्क के, DRDO के, कि आप उसको बनाओगे तो आपको लगेगा कि क्या बात है सर, अल्टीमेट क्वेश्चन। और लगेंगे कितना, तो एक क्वेश्चन पर आपको 5 सेकेंड का टाइम लगना है। ठीक है, आप और एक इंपॉर्टेंट काम कर लो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो जरूर सॉल्व कीजिए। और डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जहाँ तहाँ सॉल्व मत कीजिए, उसके लिए प्रॉपर कॉपी रखिए। ठीक है, आपको हर एक काम के लिए कॉपी चाहिए, प्रॉपर कॉपी, रफ कुछ नहीं है। ठीक है, रफ में किसी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं, असाइनमेंट के जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप प्लीज़ उसको ऐवी कहीं मत बना दीजिए। उसके लिए प्रॉपर कॉपी रखिए अपनी, और उस कॉपी को आपको सेफ रखना है। ठीक है, ताकि लंबे समय तक आप उन कॉपीज़ को यूज़ करते रह पाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक बार में आपका रिजल्ट हो जाए, हो सकता है कि सेकेंड अटैम्प्ट लग जाए, हो सकता है कि उसके बाद आपको और मन करे कि नहीं भाई हमने CSIR नेट किया, नेट के बाद अभी JRF का अटैम्प्ट लेना है, JRF होना चाहिए, JRF है तो भाई हमें इससे भी बड़ी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी SPM मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी बात है कि कल चल जाके आपको पढ़ाओगे आने वाले टाइम में, तो आपको ये कॉपीज़ बहुत काम आएंगी। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को रफ में मत करो आप। जितने भी क्वेश्चन हैं उसको रफ में नहीं, बल्कि उसके लिए एक अलग फेयर कॉपी बनाओ। ठीक है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपके असाइनमेंट्स की क्वेश्चन हो, जो भी हो, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर कॉपी बनानी है। हम लोग जब फेयर बनाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये समझिए, जो फेयर बनाते हैं तो फेयर में बस लिखते जाते हैं, नहीं, फेयर खूबसूरत होना चाहिए। फेयर के लिए कम से कम 2-3 कलर के पेन यूज़ किया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि फेयर आपका खूबसूरत बनेगा। जेल पेन गलती से भी यूज़ मत कीजिए, नॉर्मल पेन यूज़ कीजिए और अच्छा फेयर बनाइए। इससे क्या होगा कि जब भी आप उस फेयर को पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में एक अच्छी फीलिंग आएगी, और इससे क्या होगा कि आप उसको फेयर को अच्छे से ज़्यादा ग्रैब कर पाइएगा और ज़्यादा देर तक आप उसको याद रख पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो फेयर हो वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का फेयर हो। ओके, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, अपनी कॉपी किसी को मत दीजिए। मैंने बहुत इस चीज़ को फेस किया है। मेरी कॉपी मेरे फ्रेंड्स लेके गए और फिर उन्होंने कॉपी गायब कर दी। तो कॉपी किसी को नहीं देना है, अपनी कॉपी अपने पास रखनी, किसी को देना नहीं है बेवजह। ठीक है, उसके अलावा जो है, अगर आप क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन क्लासेस जो भी कर रहे हैं, तो आप अपना पढ़ने का एक शेड्यूल डेवलप कीजिए कि इस टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करनी है, मतलब करनी है, उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक और ज़रूरी चीज़ इस लास्ट में कि आप जो है सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जॉगिंग कर लीजिए। इससे आपका जो ब्रेन होगा वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, और आपका बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो ब्रेन होगा, इंस्टीट्यूट ब्रेन जो होगा, वो एग्ज़ाम निकालने में बहुत अच्छा काम आएगा। ठीक है, तो आप इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। ठीक है, और बस अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए। अगर आपको 6 महीने में एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना है तो आप बेवजह बुक्स के पीछे मत भागिए। आपके जो नोट्स हैं, जो असाइनमेंट्स जो आपको मिल रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिए, आपका एग्जाम उसी से निकलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।